नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व को लेकर चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। पटना में आज सीएम नीतीश ने कहा कि वो 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। सीएम नीतीश के बिना अपना नाम लिए हुए उन्होंने संकेत दिया कि वो 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पर फैसला लेने को लेकर उन्होंने दायित्व छोड़ दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी। सीएम ने कहा कि नेतृत्व को लेकर वो कांग्रेस के फैसले का ही इंतजार कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करते रहेंगे। ये पहला मौका है जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेतृत्व करने को लेकर संकेत दिया। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाकर दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और अब इस खबर के मायने को समझिए। सीएम ने गेंद अब कांग्रेस के पाले में डाल दिया है। फैसला यानी कि अब कांग्रेस पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। सीएम को कांग्रेस की हां का इंतजार है। कांग्रेस की हां के साथ ही सीएम दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी को 100 पर रोकने का काम नीतीश कुमार करते नजर आएंगे। कांग्रेस को इसे लेकर ज्यादा वक्त भी नहीं है, जल्द से जल्द ये फैसला लेना होगा। कांग्रेस को अपना फैसला सीएम को बताना होगा। ये इस वक्त इस पूरे बात का लबो-लुआब निकाला गया। तो सीएम नीतीश के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी सीधे शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। घटक दलों के नेता मिल बैठकर सब कुछ तय करेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो सीएम नीतीश की बात को आला कमान तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए वकालत भी करेंगे। नए निर्णय लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा, जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू।
उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है, और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं, और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। इस बीच आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुटता पर कांग्रेस जल्द फैसला ले। जहां बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, वहां कांग्रेस अपनी तैयारियां शुरू कर दे। मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है। देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने जिक्र किया देश का माहौल क्या है, और ये हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को बल मिला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं, और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही जो है निर्णय लिया जाएगा, और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश पर हमला लगातार जारी है। उन्होंने सरकार की कृषि नीति पर सवाल उठाते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला और कहा कि कृषि रोड मैप से किसानों का तो कोई फायदा नहीं हुआ। इससे किसानों की न तो आय दुगुनी हुई, जिसका जिक्र किया जा रहा था, और न ही किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम जवाब के बदले सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनको सवालों का जवाब देना चाहिए था। सुधाकर सिंह ने सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सीएम नीतीश को अपनी नीतियों पर इतना भरोसा है तो उन्हें चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है। आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं, और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, और अब जरा इस खबर के मायने समझिए। सुधाकर सिंह लगातार सीएम नीतीश पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। आरजेडी के शो कॉज नोटिस का भी सुधाकर पर कोई असर नहीं पड़ा। सवाल उठता है कि सुधाकर सिंह के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं? क्या आरजेडी सुधाकर के जरिए ही नीतीश पर दबाव की राजनीति कर रहा है? इतनी बयानबाजी के बावजूद सुधाकर सिंह पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये बड़ा सवाल है।
वहीं सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार जरूर किया। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि आरजेडी को सुधाकर सिंह के बारे में अब जरूर सोचना चाहिए। वे लगातार महागठबंधन की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी जो गठबंधन के नेता हैं, उनकी छवि खराब करने के कुत्सित प्रयासों में हैं। वो आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी को मजबूती के साथ तय करना चाहिए कि क्या ऐसे विधायक भी उनकी पार्टी में रह सकते हैं जो गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं का उल्लंघन करते हों। क्या कभी जेडीयू के किसी नेता ने कभी किसी सहयोगी दल के नेता के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी की है, जैसी टिप्पणी श्री सुधाकर सिंह निरंतर कर रहे हैं? इससे न सिर्फ मर्यादा खराब होती है, सतह पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन और मिजाज भी खराब होते हैं। सीएम नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह की चुनौती पर जेडीयू ने पलटवार किया और सुधाकर सिंह को धोखाधड़ी का आरोपी बता दिया। राजद के 420 के आरोपी किसानों के हकमारी के आरोप में जेल प्रवास करने वाले किसानों के संबंध में नए प्रवचन करता है। माननीय नीतीश कुमार जी पारिवारिक विरासत से नहीं, अपने कर्म के बदौलत और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद एक ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की जब घोषणा की 95 में, एक दिन अपने क्षेत्र में नहीं गए और जनता ने जिता कर भेजा। संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है, इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आज एक बार फिर से दोहराया कि उनका बेटा मुख्यमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार है। जहानाबाद में मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनमें सबसे बेहतर कैंडिडेट संतोष सुमन है। इसके पहले मांझी अरवल में भी इस बात को कह चुके हैं कि संतोष सुमन जो है पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार हैं। जो काम वो कर रहा है इसी तर्ज पर कर रहा है कि आज प्रोफेसर है। जहाँ तक सिद्ध करने की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी और शेड्यूल कास्ट के अफसर और शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर जो होते हैं वो सो होते हैं। तो जीतन मांझी ने जिस प्रकार से दिखलाया, हम कहते हैं चैलेंज करते हैं कि हमारा बेटा संतोष कुमार सुमन अगर मुख्यमंत्री पद को मिलेगा तो कोई भी अभी जितने नाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री का, उससे बेटर साबित करेगा। इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं वो सीएम नीतीश की बदौलत हैं। नीतीश कुमार ने सीएम भी बनाया और हटाया भी, लेकिन इसके बाद भी उनके लिए मन में सम्मान है। मांझी ने यह भी कहा कि सीएम चाहेंगे तो संतोष 2025 में सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं, आज हम घूम रहे हैं तो एक से सिर्फ होने की तरह सारी प्रोग्राम को मिल रही है, हम जा रहे हैं। एक कोई दूसरा कथा हिम्मत का वो नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए नीतीश कुमार अब हमको गाली भी देंगे, आज कहीं धक्का भी देंगे और धक्का दिए। वो हमारे पास 2 मंत्रालय था, एक मंत्रालय छीन लिए, हम सी शब्द बोले। हमने कहा आपसे हम मांगे नहीं थे, आपने दिया, ले लिया अपना सुविधा बस। इसमें हमको कहना क्या? कहने का मतलब वो जिसको जो कहेंगे नीतीश कुमार, उसके प्रति हम वफादारी की बात करते हैं और हमारा कुछ नहीं है। और ये भी कहते हैं अगर वो कहेंगे कि नहीं संतोषे हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो सीएम को सफाई जरूर देनी चाहिए। उन्होंने प्रशांत किशोर के बयान को भी सही बताया। अब संसदीय बोर्ड की महत्ता तो माननीय नीतीश जी को बतानी पड़ेगी कि उनके पार्टी के संसदीय बोर्ड की महत्ता क्या है, क्योंकि संसदीय बोर्ड जो हम मानते हैं पार्टी की उच्च स्तरीय बॉडी होती है। और यदि उस बॉडी ने कराह दिया है, उस बॉडी ने अपनी बेबसी लाचारी को प्रकट किया है, तो उसको तो बिहार की जनता सच मानती है। इस सच का खुलासा माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर करना चाहिए। प्रशांत जी भी यदि बिहार का दौरा कर रहे हैं
तो उनकी अभिव्यक्ति, उनके बारे में कोई उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना सच है कि बिहार में जंगल राज है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। पटना के श्री कृष्णापुरी पार्क में हुए राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिन्होंने यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं। मुहिब्बे गिरामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं। छपरा में शराबबंदी के बाद पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी हो रही है। करीब 150 गाड़ियों की नीलामी की गई। 2,500 तक में बाइक बिकी तो 2,20,000 में पिकअप वैन बिकी। ऐसा नहीं कि नीलामी से लोगों को सस्ती गाड़ियां मिली, 70,000 की गाड़ी 2 लाख में भी बिकी। उत्पाद विभाग को इस नीलामी से राजस्व की प्राप्ति हुई और विभाग का ये कहना है कि वो नीलामी के जरिए लोगों को ये संदेश दे रहा है कि गलत करेंगे तो गलत होगा। नीलामी के लिए सूचना निकाला था, लोग आए हुए हैं, नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 650 वाहनों का अभी तक नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो ऑक्शन कर दिया गया है और उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि अभी तक रेवेन्यू के तौर में भी आई है। उद्देश्य रेवेन्यू नहीं है, उद्देश्य है कि जो वाहन थानों में हैं उनको ससमय नीलामी करके वहाँ से हटा दिया जाए। उत्पाद थाना में ये गाड़ी है, इस गाड़ी का हम 2,01,600 में लिए इसको, 76,500। कितने लोग उसमें 50 लोग थे, 52 लोग थे, टोटल 52 लोग थे। इसको हम 2,01,600 में लिए हैं। मूल दाम कितना था? 76,500। नुकसान नहीं हुआ आपको? नुकसान फायदा का, जब घुस गए ऑक्शन लेने तो नीलामी में नुकसान और फायदा देखा जाएगा। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से जमा हुए 5 अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मुरलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिधनिया गांव के पास 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसमें से एक बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी भागने में कामयाब रहे, जबकि पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर अब बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। थाना अंतर्गत वहाँ के थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल को सूचना मिली कि ग्राम बगनिया के रास्ते में एक आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे कुल 5 अपराधकर्मी लोग अपराध की योजना से जुटे हुए हैं। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में चोरों ने एक बाइक को चुराकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हुई और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीड़ित राजेश कुमार अपनी बाइक की बरामदगी और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए थाने में आवेदन देते हुए नजर आए। घटना के बाद बताया जा रहा है कि शुक्रवार की अहले सुबह 3 की संख्या में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक बाइक की चोरी कर ली। बदमाश इतने शातिर थे कि वो चप्पल को पहले ही उतार कर घर की दीवार पर रख देते हैं और ताकि चप्पलों की वजह से लोगों को आवाज या किसी तरह की कोई आहट न सुनाई दे। अब इस मामले में लहेरी थाना अध्यक्ष ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश जारी है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर डीआरआई को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीआरआई ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों के सोने के बिस्किट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले दोनों तस्कर करीब 3.5 किलो सोने के बिस्किट सिल्लीगुड़ी के रास्ते से यूपी ले जा रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और डीआरआई की टीम ने दोनों को बस से हिरासत में लिया है। फिलहाल इन दोनों शख्स से पूछताछ जारी है। बाढ़ में वार्ड पार्षद की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई। घटना के बाद से नगर परिषद के पार्षदों में इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश है। कई पार्षद और पूर्व पार्षदों ने कुछ देर के लिए NH-31 को भी जाम कर दिया और इन अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की मांग करते नजर आए।
तो वार्ड पार्षद की हत्या के बाद आक्रोश की तस्वीर, जहां पर नगर परिषद के जो तमाम पार्षद हैं और पूर्व पार्षदों ने भी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की और एनएच को जाम कर दिया। ये बहुत दुखद है और ये बाढ़ के लिए बहुत क्षति हुआ है। नवनिर्वाचित पार्षद थे और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है एकांत में ले जाकर, और हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी जांच की जाए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला